आज की इस गहन पड़ताल में स्वागत है। हमारे पास है 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी विज्ञान की किताब और उसका तीसरा अध्याय धातु और अधातु। जी और हम आज इसके एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर फोकस करेंगे। हाँ, धातुओं के रासायनिक गुण। बिल्कुल, खास तौर पे ये कि भाई जब धातुओं को हवा में जलाते हैं तो होता क्या है। एल्यूमिनियम है, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सब कैसे रिएक्ट करते हैं? किताब क्या कहती है इस बारे में? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको शायद याद होगा स्कूल का वो एक्सपेरिमेंट, मैग्नीशियम रिबन जलाते थे तो कैसी तेज सफेद रोशनी निकलती थी। हाँ, आंखों पर असर पड़ता था उसका। बिल्कुल, पर सवाल ये है कि क्या सारी धातुएं ऐसी ही जलती हैं या कहानी कुछ और है? चलिए आज इसी को समझते हैं जरा। ठीक है। जो किताब में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.9, जी, उसमें कहा गया है कि अलग अलग धातुओं के सैंपल लो, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा वगैरह, और उन्हें चिमटे से पकड़कर बर्नर की लौ पर गर्म करो। हाँ, पर सावधानी से। आंखों पर चश्मा और टीचर का साथ जरूरी है। हाँ, सुरक्षा तो सबसे पहले। तो इस एक्टिविटी से पता क्या करना है? मतलब किताब कुछ सवाल पूछती है। हाँ, वो सवाल ही गाइड करते हैं हमें। जैसे कि कौन सी धातु आसानी से जल जाती है, लौ का रंग कैसा होता है जलते वक्त, और जलने के बाद धातु की सतह कैसी दिखती है, क्या वो बदल जाती है? बिल्कुल। और एक और अहम सवाल, जो चीज बनी जलने के बाद क्या वो पानी में घुलती है? हाँ, ये सारे सवाल ही हमें धातुओं के कैरेक्टर को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये एक्टिविटी सीधे सीधे ये बताती है कि अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ कितनी तेजी से, कितनी उत्सुकता से जुड़ना चाहती हैं, मतलब उनकी क्रियाशीलता। अच्छा। और जो पहला नतीजा सामने आता है वो काफी सीधा सा है। ज्यादातर धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड? हाँ, एक सिंपल सा इक्वेशन है, धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स धातु ऑक्साइड। ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे तांबा मतलब कॉपर, अगर उसे हवा में गर्म करें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। कॉपर 2 ऑक्साइड। हाँ, ये एक काले रंग का पाउडर जैसा होता है। इसका समीकरण है 2Cu + O2 2CuO। अच्छा, काला पाउडर, ठीक है। और वैसे ही एल्यूमिनियम को गर्म करें तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है 4Al + 3O2 2Al2O3। तो असल में ये जलना जो है वो धातु का ऑक्सीकरण ही है, ऑक्साइड में बदलना। समझ गया। तो ये ऑक्साइड बन गए, कॉपर का काला पाउडर, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। पर इनका क्या कहते हैं, नेचर कैसा होता है? ये एसिडिक होते हैं या बेसिक, अम्लीय या क्षारीय? हाँ, ये अच्छा सवाल है। किताब में पिछले चैप्टर का जिक्र भी है जहाँ एसिड बेस पढ़ा था, कोई लिंक है क्या? हाँ, बिल्कुल लिंक है। देखिए, आमतौर पर ज्यादातर धातु के ऑक्साइड्स क्षारीय यानी बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक? हाँ, मतलब ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे। बिल्कुल, यही उनकी पहचान है। लेकिन जैसा विज्ञान में अक्सर होता है, यहाँ भी कुछ दिलचस्प अपवाद हैं। अच्छा, अपवाद क्या है? कुछ धातु ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये बड़े खास होते हैं। ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बर्ताव दिखाते हैं। दोनों तरह का? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, इसीलिए इन्हें एक खास नाम दिया गया है, उभयधर्मी ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, ये शब्द याद रखना होगा। जी, उभयधर्मी मतलब जो अम्ल या एसिड और क्षार या बेस दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण या सॉल्ट और पानी बना दें। अच्छा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए, अगर आप इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ मिलाएंगे, जो कि एक एसिड है, हाँ। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस की तरह काम करेगा और रिएक्शन होगा Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3, ये लवण है एल्यूमिनियम क्लोराइड, + 3H2O यानी पानी। ठीक है, एसिड के साथ बेस जैसा। और अगर इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक मजबूत बेस है, उसके साथ मिलाएंगे, हाँ। तो अब ये एसिड की तरह काम करेगा। रिएक्शन होगा Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2, ये भी एक लवण है, सोडियम एल्यूमिनेट + H2O पानी। अरे वाह, मतलब ये तो माहौल देखकर अपना रंग बदल लेते हैं। एसिड आया तो बेस बन गए, बेस आया तो एसिड। हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें रासायनिक गिरगिट कह सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और पानी में घुलने का क्या? क्या ये सब ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं? नहीं, यहाँ भी फर्क है। ज्यादातर धातु ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, मतलब अघुलनशील, इनसॉल्युबल होते हैं।
अच्छा। लेकिन फिर वही बात, कुछ अपवाद है, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O और पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। और घुलकर क्या बनाते हैं? ये पानी में घुलकर अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं इसलिए इन घुलनशील क्षारों को क्षार एल्कलीज कहते हैं। एल्कलीज, हाँ सुना है ना। जी, जैसे Na2O ठोस प्लस H2O तरल 2NaOH पानी में घुला हुआ, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। K2O ठोस प्लस H2O तरल 2KOH पानी में घुला हुआ, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये दोनों तो बहुत जाने पहचाने बेस हैं। हाँ, और बहुत शक्तिशाली क्षार हैं ये। तो मतलब ऑक्साइड्स की भी अपनी एक पूरी दुनिया है, कोई बेसिक, कोई एम्फोटेरिक, कोई घुलनशील, कोई नहीं खुलता। चलिए वापस उस एक्टिविटी 3.9 पर आते हैं। जी, हमने देखा कि धातुओं को जब जलाया तो सब एक जैसा बर्ताव नहीं कर रहे थे। कोई आसानी से जल गया, किसी को ज्यादा गर्म करना पड़ा, कोई शायद जला ही नहीं। किताब कहती है कि ऑक्सीजन के साथ उनके रिएक्शन का रेट, मतलब दर, अलग अलग है। ये फर्क क्यों है इतना? बिल्कुल, यहीं पर धातुओं की असली पहचान सामने आती है, उनकी अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी। हर धातु की ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की इच्छा और स्पीड अलग होती है। अच्छा। आप इसे एक पूरी रेंज, एक स्पेक्ट्रम की तरह देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम कैसे? देखिए, एक तरफ है सोडियम और पोटेशियम। जी। ये तो सुपर रिएक्टिव हैं। सुपर रिएक्टिव मतलब इतने ज्यादा क्रियाशील कि अगर इन्हें बस हवा में खुला छोड़ दें तो ये फौरन ऑक्सीजन से इतनी तेजी से रिएक्ट करते हैं कि आग पकड़ लेते हैं खुद ब खुद। अरे बाप रे। हाँ, इसीलिए तो इन्हें हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, ताकि हवा और नमी से इनका संपर्क ही ना हो पाए। हाँ, ये तो जरूरी है जानना। ठीक है, ये तो हो गए सबसे ज्यादा रिएक्टिव। और फिर आते कुछ बीच वाले, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ये सामान्य तापमान पर ही हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर अपने ऑक्साइड की एक बहुत पतली सी परत बना लेते हैं। पतली परत ऑक्साइड की। हाँ। और मजे की बात यह है कि ये परत उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। सुरक्षा कवच कैसे? ये ऑक्साइड की परत धातु की बाकी सतह को ढक लेती है और उसे आगे ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, तो आगे और ऑक्सीडेशन मतलब और खराब होना रुक जाता है। एल्यूमिनियम, जिंक इसी वजह से काफी टिकाऊ होते हैं। ये तो कमाल का मैकेनिज्म है। अच्छा, और लोहे का क्या? आयरन? लोहा थोड़ा अलग है। अगर आप लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा लें और उसे बर्नर की आंच पे गरम करें तो वो जलेगा नहीं, बस गरम होके लाल हो जाएगा। हाँ, देखा है। लेकिन अगर आप उसी लोहे का बुरादा लें, मतलब आयरन फाइलिंग्स, और उसे आंच पर छिड़कें, हाँ, तो वो चिंगारियों के साथ तेजी से जलता है। अच्छा, ऐसा क्यों? लोहा तो वही है। लोहा वही है, पर बुरादे का सरफेस एरिया यानी सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और रिएक्शन तेज हो जाता है। समझ गया, सरफेस एरिया का खेल है। जी, अब तांबे को देखें। तांबा जलता नहीं है, लेकिन तेज गर्म करने पर, जैसा हमने पहले कहा, उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत जम जाती है, 2Cu + O2 2COO। मतलब ये लोहे से अधिक कम रिएक्टिव हुआ? हाँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के मामले में। ठीक है, और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर कौन है? दूसरे छोर पर है चांदी Ag और सोना Au। इन्हें उत्कृष्ट धातु हैं या नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स? हाँ, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते। यहाँ तक कि बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए इनके गहने इतने चलते हैं, क्योंकि खराब नहीं होते। बिल्कुल सही, उनकी यही अक्रियता उन्हें कीमती बनाती है और उनकी चमक बनाए रखती है। तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि सिर्फ जलाने के तरीके से ही हमें रिएक्टिविटी का एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है। सोडियम, पोटेशियम सबसे ऊपर, फिर मैग्नीशियम वगैरह, और सोना चांदी सबसे नीचे। हाँ, एक क्रम दिखने लगता है। पर किताब एक और पॉइंट बताती है। वो कहती है कि सिर्फ जलाने से हम जिंक, आयरन, कॉपर या लेड, इनके बीच में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम, इसका पक्का ऑर्डर तय नहीं कर सकते। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें ये पता है कि ये मैग्नीशियम से कम है और सोने चांदी से ज्यादा, पर इनकी आपस की रेस में कौन आगे है कौन पीछे, ये सिर्फ जलाने से पता नहीं चलता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जलाने का प्रयोग हमें एक आइडिया तो देता है, रिएक्टिविटी की सीढ़ी के कुछ डंडे दिखा देता है, लेकिन Zn, Fe, Cu, Pb जैसी धातुओं की आपस की रिएक्टिविटी का ठीक ठीक क्रम जानने के लिए ये काफी नहीं है। तो फिर कैसे पता चलेगा?
उसके लिए हमें इनकी दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्शन देखनी होंगी, जैसे पानी के साथ कौन कैसे रिएक्ट करता है, एसिड्स के साथ कौन कितनी तेज़ी से हाइड्रोजन गैस निकालता है, या कौन सी धातु दूसरी धातु को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा सकती है। अच्छा, मतलब और भी एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। जी हाँ, तभी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बन पाती है। जलाने वाला टेस्ट तो बस पहला कदम है। ये बात है, मतलब एक प्रयोग से कुछ जवाब मिलते हैं और कुछ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। चलिए, अब किताब में एक और चीज का जिक्र है, एनोडीकरण। ये क्या होता है? नाम थोड़ा टेक्निकल सा है। हाँ, एनोडीकरण। क्या इसका ताल्लुक उन ऑक्साइड परतों से है जिनकी हम बात कर रहे थे, खासकर एल्यूमिनियम वाली? हाँ बिल्कुल, एनोडीकरण सीधे सीधे एल्यूमिनियम और उसकी ऑक्साइड परत से ही जुड़ा है। ये एक बहुत काम की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अच्छा, कैसे? हमने अभी बात की थी कि एल्यूमिनियम पर हवा में अपने आप ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक पतली सी सुरक्षा करने वाली परत बन जाती है। हाँ, वो सुरक्षा कवच वाली बात। एनोडीकरण एक तरीका है जिससे हम इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत को जानबूझकर और भी ज्यादा मोटा बनाते हैं, आर्टिफिशियली। अच्छा, उसे और मोटा क्यों करना है? अभी बताता हूँ, पहले प्रक्रिया समझ लें। इसमें क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम की जिस चीज पर मोटी परत चढ़ानी है उसे साफ करके एनोड यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं। ठीक है, एनोड बना दिया। और उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। फिर बिजली पास करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, पानी वाला? हाँ, उसी सिद्धांत पर। यहाँ एनोड पर जो एल्यूमिनियम का है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। अच्छा। और ये ऑक्सीजन फॉरेन एल्यूमिनियम की सतह से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक मोटी, एकसार और मजबूत परत बना देती है। ये परत कुदरती परत से कई ज्यादा मोटी होती है। समझ गया। तो एनोड पर ऑक्साइड की मोटी परत बन गई, पर सवाल वही, ऐसा करते क्यों हैं? फायदे क्या हैं इसके? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, ये जो मोटी ऑक्साइड परत बनी है, ये एल्यूमिनियम को जंग लगने या खराब होने, संक्षारण से और भी अच्छी तरह बचाती है। मतलब एल्यूमिनियम की चीजें और ज्यादा टिकाऊ हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। और दूसरा फायदा काफी दिलचस्प है। ये जो मोटी ऑक्साइड परत होती है, ये थोड़ी पोरस होती है। पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं? हाँ, बहुत बारीक। और इन छेदों की वजह से इस परत को आसानी से रंगा जा सकता है, डाई किया जा सकता है। रंगा जा सकता है, मतलब एल्यूमिनियम को कलर कर सकते हैं। हाँ, इस एनोडाइज्ड परत को अलग अलग रंगों में रंग सकते हैं। आपने देखी होंगी रंगीन एल्यूमिनियम की खिड़कियों की फ्रेम, या रंगीन प्रेशर कुकर, या गाड़ियों के कुछ हिस्से। हाँ हाँ, देखें। तो वो एनोडीकरण से होता है। ज्यादातर हाँ। तो एनोडीकरण से एल्यूमिनियम न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित होता है, बल्कि उसे सुंदर और आकर्षक रंग भी दिए जा सकते हैं। ये तो कमाल है। मतलब साइंस का सीधा इस्तेमाल रोज की चीजों को बेहतर और खूबसूरत बनाने में। जी बिल्कुल। तो भाई, आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला, क्या मुख्य बातें रहीं, एक बार दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। पहला तो ये कि धातुएं हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं। जी। दूसरा, सबकी रिएक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। सोडियम पोटेशियम बहुत तेज, सोना चांदी एकदम सुस्त। बिल्कुल। तीसरा, धातु के ऑक्साइड आमतौर पर बेसिक होते हैं, पर एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक होते हैं। सही। चौथा, कुछ ऑक्साइड जैसे सोडियम और पोटेशियम के पानी में घुलकर क्षार यानी अल्कली बनाते हैं। पांचवा, कुछ धातुआं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक पर ऑक्साइड की जो पतली परत बनती है वो सुरक्षा कवच का काम करती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और छठा, एनोडीकरण एक तकनीक है जिससे एल्यूमिनियम पर इसी ऑक्साइड परत को मोटा करके उसे और सुरक्षित और आकर्षक बनाया जाता है। बिल्कुल सही सारांश। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी। हाँ बताइए। हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन को रिएक्टिविटी का पैमाना माना, लेकिन अगर हम और फंडामेंटल लेवल पर सोचें तो रिएक्टिविटी का मतलब है कि कोई धातु कितनी आसानी से अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़ सकती है। इलेक्ट्रॉन छोड़ना? जो धातु जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन, धनायन बनाती है, वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। सोडियम पोटेशियम के बाहरी शेल में बस एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो फौरन छोड़ देना चाहते हैं, इसीलिए वो इतने रिएक्टिव हैं। अच्छा, और सोना चांदी? उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन काफी मजबूती से जुड़े होते हैं, आसानी से नहीं निकलते, इसलिए वो कम रिएक्टिव है।
तो असल खेल इलेक्ट्रॉन के लेन देन का है। ये तो बहुत ही बढ़िया नजरिया है समझने का। इलेक्ट्रॉन देने की आसानी ही रिएक्टिविटी तय करती है। जी। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि एल्यूमिनियम जैसी धातुएं खुद ही अपनी सुरक्षा परम बना लेती हैं या एनोडीकरण से बना दी जाती हैं। हाँ। अब जरा अपने आसपास की चीजों को देखिए। घर के बर्तन हैं, गाड़ियां, पुल, गहने, सब में धातुएं हैं। कभी सोचे कि इन चीजों को डिजाइन करते वक्त इस सुरक्षा कवच वाले गुण का कैसे इस्तेमाल होता होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और जहां ये कवच नहीं बनता, जैसे लोहे में जंग लगता है, तो वहां धातुओं को बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? पेंट क्यों करते हैं, ग्रीस क्यों लगाते हैं या गैल्वनाइजिंग क्यों करते हैं? क्या इस केमिस्ट्री की समझ से हम धातुओं को बचाने के और बेहतर तरीके ईजाद कर सकते हैं? बिल्कुल, यहीं से इनोवेशन की शुरुआत होती है। चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है धातुओं के हवा में जलने और उनके ऑक्साइड्स की ये दिलचस्प दुनिया की सैर आप सबके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। धन्यवाद।